कि वो ऐसा मानता है कि ऐसा पर्टिकुलर वे में होना चाहिए। जैसे कि रीमा कहती है कि सबको सच बोलना चाहिए। अब कोई सच नहीं बोलेगा तो वो क्या करेगी, उसे जज करेगी, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूं जानवी और जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज लेके आएंगे, तो वैसे ही हम आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज ले आए हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना भी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 1000 एमसीक्यूज कर लेंगे और हमारे सभी चैप्टर्स के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि नेम द साइकोलॉजिस्ट हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। अब आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अल्फा बेने। अल्फा बेने ने क्या किया था? अल्फा बेने ने क्या किया था बताओ जल्दी से। अल्फा बेने ने जो है वो वन फैक्टर थ्योरी दी थी हमें, ठीक है। तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू जो है वो अल्फा बेने ने हमें नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइमन थॉर्ड, और साइमन ने भी हमें आईक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ना ही हमें जैक मिलगिरी ने दिया था। किसने दिया था हमें आईक्यू का कॉन्सेप्ट? विलियम स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था हमें आईक्यू का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस मॉडल। अब जो इंटेलिजेंस मॉडल का जो स्ट्रक्चर था वो हमें कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, आर्थर जेनसन ने दिया था, जेपी गिलफोर्ड या फिर चार्ल्स परमैन। अब इनमें क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने हमें कौन सी थ्योरी दी थी, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सभी एक एक जो ऑप्शन दिए हैं उससे हमें मेमोराइज करना है, हमें याद करना है कि क्या हार्वर्ड गार्डनर था, आर्थर जेनसन था, जेपी गिलफोर्ड या फिर चार्ल्स परमैन, कि हमें ये देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी। तो उससे हमें क्या पता चला कि हमारा आंसर क्या है? जेपी गिलफोर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा दिया था? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ रिस्पॉन्सिव एंड सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन। सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो किस उससे आता है, ठीक है, टू स्ट्रेस। किसके? उसमें स्ट्रेस में। अब स्ट्रेस आ गया तो हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि कौन से चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पहले एनालाइज करना है कि वो कौन से चैप्टर से है, कौन से कॉन्सेप्ट से है, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट इज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिव रिएक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, मेडिटेशन होता है या कोपिंग होता है। इसमें हमें एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, क्या कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ रिस्पॉन्सिव एंड सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोपिंग, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। कि कोपिंग क्या है? एक टर्म है, कोपिंग हमें बताती है एक रिस्पॉन्सिव एंड सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस, ठीक है, और वो क्या है? डायनेमिक इन नेचर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऋतिका की जो मदर है, ठीक है, अब ऋतिका की जो मॉम है इग्नोर्स हर व्हेन शी थ्रोस टैंट्रम। अब जब भी ऋतिका टैंट्रम थ्रो करती है तो उसकी मॉम क्या करती है? उसको इग्नोर कर देती है, ठीक है, एंड आस्क टू कीप हर रूम टाइडी। अब ऋतिका की मॉम जो है, ऋतिका's मॉम इग्नोर हर व्हेन शी थ्रोस टैंट्रम इफ आस्क टू कीप हर रूम टाइडी, ठीक है। हाउएवर शी अप्रिशिएट्स ऋतिका व्हेन शी अरेंज हर टॉयज एंड आफ्टर द प्ले टाइम। अब ऋतिका की मॉम जो है, अगर ऋतिका टैंट्रम्स थ्रो करती है तो उसे क्या करती है? इग्नोर करती है, ठीक है। बट अगर वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम क्या कर रही है? वो अपने रूम को साफ रख रही है, अपने टॉयज को अरेंज कर रही है प्ले टाइम के बाद। सो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? इस मेथड को हम नेगेटिव रेइंफोर्समेंट बोलेंगे, पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट बोलेंगे,
डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट बोलेंगे या फिर मॉडलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब नेगेटिव में क्या होता कि सिर्फ उसको इग्नोर कर रही हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता, या सिर्फ उसको अप्रिशिएट कर रही हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता, राइट? हमें रिवॉर्ड सिस्टम वाला तो पता ही है कि कैसे पनिशमेंट इन रिवॉर्ड सिस्टम किस में आता है, रीइंफोर्समेंट में आता है। अब इसका ऑप्शन क्या, मॉडलिंग भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हुआ? डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से रितिका की मॉम उसको प्रेज भी कर रही है, राइट? तो उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, साथ में जब वो उसे इग्नोर कर रही है तो उसको पनिशमेंट भी मिल रही है, राइट? तो इसमें क्या हुआ? डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट हुआ। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डेविएंट, डिस्ट्रेसिंग, डिसफंक्शनल एंड यू हैव। अब इसमें से बताओ कि जो हमें एबनॉर्मल बिहेवियर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब स्टडीज की गई उसमें 4 Ds निकल के आए थे हमारे, राइट? 4 Ds निकल के आए थे। अब वो 4 Ds, पहला तो डेविएंस हो गया, डिस्ट्रेसिंग हो गया, राइट, डिसफंक्शन हो गया, उसमें हमें ये बता रखा है कि डेविएंस का क्या है, डेविएंट, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रेस का डिस्ट्रेसिंग होते हैं, डिसफंक्शन का डिसफंक्शनल होते हैं हमारे लिए, और क्या होते हैं, डिस्टर्बिंग होते हैं, डेंजरस होते हैं, डिसोसिएटिव होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारे 4 Ds कौन कौन से थे? डेविएंस, डिस्ट्रेसिंग, डिसफंक्शन और डेंजर। तो अब डेंजर क्या है यहाँ? ऑप्शन नंबर बी, विच इज आर डेंजरस, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द टर्म, डैश इज दैट द टर्म यूज्ड व्हेन पीपल डेवलप अ फियर, ठीक है। अब फियर पे हमें ध्यान देना है कि वो फियर कैसा है, ठीक है। फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन, जब किसी पर्सन को फियर होता है, फियर किस चीज का? टू एंटर एन अनफेमिलियर सिचुएशन, तो वो क्या होता है? सोशल फोबिया होता है, अगोराफोबिया होता है, स्पेसिफिक फोबिया होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। अब हमने ये पढ़ा था कि अनफेमिलियर सिचुएशंस का जो फियर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अगोराफोबिया कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है कि an expected travel off from home, an expected travel off from home। अब इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैवल ऑफ फ्रॉम होम का ये सारा ना शब्दों का खेल होता है साइकोलॉजी में। अगर एक चीज को आपने थोड़ी गलत तरीके से समझ लिया तो क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट? तो इसमें आपको समझना है एक्सपेक्टेड ट्रैवल ऑफ फ्रॉम होम क्या होगा? हमारा डिसोसिएटिव फ्यूग होगा, या फिर डिप्रेशन, डिपर्सनलाइजेशन होगा, डिसोसिएटिव एमनीशिया होगा, या फिर नन होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है डिसोसिएटिव फ्यूग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स वुड नॉट बी एम्प्लॉयड बाय अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो किस कॉन्सेप्ट का जो यूज है अप्लाई नहीं कर सकता एक्सप्लेनिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते टाइम जो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है वो किस चीज का यूज नहीं कर सकता। तो इसमें क्या आएगा? हमारा ऑप्शंस को देखते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या यूज होता है इंडिविजुअल बिहेवियर में? बिल्कुल होता है, राइट। इनेटली गुड का यूज होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ये भी नहीं है। गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टिव, अब गोल डायरेक्टेड भी होता है, वो अडेप्टिव भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। लास्ट क्या है? बैलेंस अमंग 3 कंपीटिंग फोर्सेस। अब बैलेंस अमंग 3 कंपीटिंग फोर्सेस कौन सी आती है हमारी? 3 कंपीटिंग फोर्सेस है हमारी इट, ईगो एंड हमारी सुपर ईगो, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट की, ठीक है।
अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो इड, ईगो और सुपर ईगो पे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल, कौन से साइकोलॉजिकल मॉडल में आती है? वो हमारा साइकोडायनामिक मॉडल में आती है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी बात नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? फोर्थ हो गया, बैलेंस अमंग थ्री कंपीटिंग फोर्सेस की बात जो है वो नहीं करेगा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि जॉन बिलीव्स दैट ही इज अ वेरी गुड एट फुटबॉल। अब जॉन जो है वो ये मानता है कि वो बहुत अच्छा है, बिलीव करता है। याद रखना, शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक दो शब्द का इधर उधर हुआ, तुमने समझने में गलती की और क्वेश्चन गलत हो गया। स्पेशली चैप्टर नंबर 2 सारी टर्म्स, ये जितनी भी टर्म्स है, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंट्रोल, इनको तो अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। Therefore, he has a high dash as far as sports is concerned. अब जहां तक स्पोर्ट्स की बात आती है, उसका बिलीव जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट। अब बिलीव किस में आता है? बिलीव सेल्फ एफिकेसी में आता है, सेल्फ मोटिवेशन में आता है, सेल्फ एस्टीम में आता है, या फिर हमारा सेल्फ कंट्रोल में आता है? तो हमारा सेल्फ कंट्रोल तो हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि वो कंट्रोल तो कुछ कर नहीं रहा है ना, कहीं भी कंट्रोल की बात नहीं हो रही। सेल्फ एस्टीम भी नहीं हो सकता। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि इसका आंसर सेल्फ एस्टीम होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी वर्थ समझ में आ रही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अपनी वैल्यू तो समझता है, बट यहाँ पे बिलीव की बात हो रही है कि वो बिलीव करता है खुद में इतना, ठीक है। तो मोटिवेशन भी नहीं होगा इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्यों होगा? क्योंकि वो मानता है कि वो स्पोर्ट्स में, वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, और जहां तक स्पोर्ट्स की बात आती है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलो नेक्स्ट है, रीमा बिलीव्स दैट वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब रीमा जो है वो ये मानती है कि एक इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। अब ये इसका बिलीव है, राइट। अब बिलीव हमने कहाँ पढ़ा था कि जो भी कोई चीज मानता है कि उसको सच बोलना चाहिए, एक बिलीव सिस्टम हमारा सेट हो गया है, ठीक है। हमारा डोमिनेंट बिलीव ये है कि एक पर्सन को हमेशा सच बोलना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, जिसमें वैल्यू भी था। तो वैल्यू क्या था? इसका आंसर क्या है? वैल्यू की एक पर्सन ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि वो ऐसा मानता है कि ऐसा पर्टिकुलर वे में होना चाहिए। जैसे कि रीमा कहती है कि सबको सच बोलना चाहिए। अब कोई सच नहीं बोलेगा तो वो क्या करेगी? उसे जज करेगी, राइट। क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम वो है कि हमेशा हर इंसान को सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो 11th है हमारा, कंडीशन विद नो इमोशंस इन द स्लाइटेस्ट डिग्री इज नोन एज। जब हमारे कोई भी इमोशंस जो हैं वो दिखते नहीं है, कंडीशन विद नो इमोशंस। नो इमोशंस है किसी भी चीज में, कैसी भी सिचुएशन हो रही है, हमें लैक ऑफ फीलिंग्स है, ठीक है। लैक ऑफ फीलिंग्स जो है वो किस में होती है? फ्लैट इफेक्ट में होती है, ब्लंट इफेक्ट में होती है, नन या फिर दोनों में ही होती है। तो हमारी जो होती है लैक ऑफ इमोशंस किस में होते हैं? ब्लंट इफेक्ट में होते हैं। ब्लंट इफेक्ट में क्या होता है कि हम नो इमोशन शो करते हैं, हमें लैक ऑफ फीलिंग्स आती हैं, लैक ऑफ द पर्सन इज इमोशनली डेड, बेसिकली कि वो कोई भी इमोशंस अपने शो नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज। अब सेल्फ एफिकेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? किसके अंडर आता है? वो किस में आता है? स्किनर लर्निंग थ्योरी में आता है, बिहेवियरिस्ट स्कूल में आता है, रॉजर्स थ्योरी में आता है, या फिर बैंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी में आता है? किस में आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी किस में आता है? ऑप्शन नंबर डी में आता है, बैंड्यूरास सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, स्टूडेंट्स बिलीव दैट दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर टास्क इफेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज का बिलीव करते हैं,
ठीक है, वो ये चीज मानते हैं कि वो अपना टास्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। अब अच्छे से कंप्लीट कब कर पाएंगे वो, व्हेन दे एंड अचीव देयर गोल्स, वो अपने अचीव कर पाएंगे गोल्स। अब वो किस कॉन्सेप्ट से कर पाते हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम्पल है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था जिसमें बिलीव था, राइट, कि वो बिलीव करता था कि वो फुटबॉल अच्छा खेलता है और स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि वो कंप्लीट करेंगे अपना टास्क इफेक्टिवली, राइट, और अचीव करेंगे गोल्स को। ठीक है, अब ये किसका एग्जाम्पल है, सेल्फ कंट्रोल का नहीं हो सकता, सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी नहीं है, सेल्फ वर्थ का भी नहीं है, किसका है, सेल्फ एफिकेसी का है, क्योंकि वो ये चीज मानते हैं कि वो अपना टास्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। 15th है हमारा, द डैश इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी का ओरिजिनल सोर्स क्या है, पर्सनालिटी प्रेजेंट इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट। अब कोई न्यू बॉर्न पर्सन है, न्यू बॉर्न इन्फेंट है, उसका जो ओरिजिनल सोर्स होगा वो क्या होगा, इड, ईगो या फिर सुपर ईगो या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, एक पर्सन जो है अभी न्यू बॉर्न है तो उसके अंदर पर्सनालिटी क्या है, वो अपने बारे में जानता नहीं है कुछ भी, राइट, कुछ भी नहीं जानता। वो तो जैसे जैसे सेल्फ डेवलप होगी तब वो अपने बारे में जानना चालू करेगा। तो द ओरिजिनल सोर्स ऑफ पर्सनालिटी क्या हुई, इड हुई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in 10 core skills identified by WHO। अब इनमें से कौन सी जो चीज है वो 10 core skills में इंक्लूडेड नहीं है, which were identified by WHO। कौन सी नहीं थी, सिंपैथी, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग या फिर सेल्फ अवेयरनेस। अब इनमें से मुझे ये बताओ कि कौन सी जो थी which core skill was not included, which was not identified by WHO। इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट्स में दोगे, किसमें दोगे, कमेंट्स में दोगे इसका आंसर आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन चिल्ड्रंस एग्रेसिव बिहेवियर लाइक डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन इज सीन इन। अब जब बच्चे जो है वो बिहेवियर कैसा करते हैं, जिसमें वो लोगों का, उनका बिहेवियर कैसा होता है, डोमिनेटिंग होता है और वो लोगों को बुली कर रहे हैं, तो इनका जो प्रोवोकेशन है वो कौन से उसमें दिखा जाता है, वर्बल एग्रेशन में आता है, फिजिकल एग्रेशन में आता है, हॉस्टाइल एग्रेशन में आता है या प्रोएक्टिव एग्रेशन में आता है। मुझे बताओ कि इसमें से इसका आंसर कौन सा है, कि जो बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन इज सीन इन, किसमें आएगा ये, वर्बल एग्रेशन में आएगा, फिजिकल एग्रेशन में आएगा, हॉस्टाइल एग्रेशन में आएगा या प्रोएक्टिव एग्रेशन में आएगा। अगर आपने पहले के लेक्चर्स को देखा है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर भी आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। ओके, सो नेक्स्ट है, पीपल विद सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स मोस्टली कंप्लेन अबाउट। अब जो लोग सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं वो क्या क्या सिम्टम्स फेस करते हैं, बेसिकली वो किस चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं, इनएबिलिटी टू प्रिवेंट कंसीडरिंग अ सेलेक्टिव आइडिया और टॉपिक, रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स या फिर बॉडीली सिम्टम्स विद नॉन फिजिकल डिजीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से किसके बारे में जो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो किस बारे में कंप्लेन करते हैं, इनएबिलिटी टू प्रिवेंट कंसीडरिंग अ सेलेक्टेड आइडिया और टॉपिक, रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स या फिर बॉडीली सिम्टम्स विद नॉन फिजिकल डिजीज। तो हमने अगर लेक्चर में देखा होगा तो हमने चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने बताया था जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, वो क्या फेस करते हैं, बॉडीली सिम्टम्स विद नॉन फिजिकल डिजीज। ठीक है, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट है, एंड डैश इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। अब एक स्पेशल पर्पस के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, राइट? मे बी टू वॉच अ क्रिकेट मैच और अ मूवी। अब क्रिकेट मैच और मूवी देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को हम टीम बोलेंगे, ऑडियंस बोलेंगे, मॉब बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव बोलेंगे? क्या हम टीम तो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम ऑडियंस। कि एन ऑडियंस इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, मे बी टू वॉच अ क्रिकेट मैच और अ मूवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 20th। ओके, सो डैश मीन्स दैट पीपल फील ऑब्लिगेटेड एंड रिटर्न व्हाट दे गेट। कि ऑब्लाइज फील करते हैं लोग और क्या रिटर्न कर देते हैं जो उनके पास, जो उनको मिलता है। तो क्या मतलब होता है? रेसिप्रोसिटी, कंपटीशन, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, या नन ऑफ दीज? कि किसमें लोग जो है वो रिटर्न करते हैं जो उनको मिलता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, रेसिप्रोसिटी। की जो उनको मिलता है वो वापस कर देते हैं, या फिर ट्राई करते हैं कि इसने मेरी मदद की है तो मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए, राइट? कि इसने मुझे गिफ्ट किया है। वैसे लोग क्या करते हैं ज्यादातर कि इसने मुझे बर्थडे विश किया था, तो चलो मेरा फ्रेंड नहीं है ये, फिर भी मैं इसको बर्थडे विश कर देता हूं। तो वो किस में आता है? वो रेसिप्रोसिटी में आ जाता है। ओके, सो अब हमारे पास आ गए हैं ये केस स्टडी क्वेश्चंस, राइट? अब केस स्टडी क्वेश्चंस में क्या है? सारा अ 25 ओल्ड वुमन। सारा कितने साल की है? 25 की है, राइट? और वो एक्सपीरियंस कर रही है सडन बंस ऑफ इंटेंस फियर accompanied by physical symptoms such as palpitation, sweating and trembling. तो अब ये सारे सिम्टम्स उसको हो रहे हैं, राइट? एंड दीज एपिसोड सीम टू कम आउट ऑफ नोवेयर, और एकदम से आने लगे हैं वो ये सिम्टम्स उसे, और ये इफेक्ट कर रहे हैं उसकी डेली लाइफ को। तो उसको, सारा को कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? सारा को कौन सा डिसऑर्डर है? बाइपोलर डिसऑर्डर है, जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, या फिर पैनिक डिसऑर्डर है, या फिर ओसीडी है? ओसीडी क्या होती है? ओसीडी हमारा होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें हमारे दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक ऑब्सेसिव और एक कंपल्सिव। ठीक है, ऑब्सेसिव इज लाइक कि जिसमें आप बहुत ज्यादा किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हो। कंपल्सिव वो तब बन जाता है जब आप उस चीज को करने से खुद को रोक नहीं पाते। ठीक है, तो उन दोनों से मिलके ओसीडी बनता है, विच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब सारा को क्या है? अगर उसको ये सारे सिम्टम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो सारा को बाइपोलर डिसऑर्डर है, जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, या फिर ओसीडी है? सारा को है हमारा पैनिक डिसऑर्डर, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट भी हमारा केस स्टडी है मार्क के बारे में। मार्क जो है वो 30-year-old मैन है, जो एकदम से कैसा फील कर रहा है? सैड फील कर रहा है, राइट? एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज एंड चेंजेस इन एपेटाइट, कि उसके एपेटाइट में भी चेंजेस आ रहे हैं और उसको सैडनेस भी फील हो रही है, इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं वो जो एक्टिविटीज उनको करना पसंद था, और उसके स्लीपिंग पैटर्न्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, एंड रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ। अब डेथ और सुसाइड के बारे में भी उसको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, राइट? तो व्हाट डिसऑर्डर इज मार्क मोस्ट लाइकली टू सफरिंग फ्रॉम? अब मार्क को ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, राइट? तो उसको कौन सा जो है डिसऑर्डर हो सकता है? बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। बाइपोलर तो हो ही नहीं सकता, क्यों? बाइपोलर में उसे किसके दिखते हैं? मेनिया के भी दिखते हैं और मेजर डिप्रेसिव के भी दिखते हैं, बट स्किज़ोफ्रेनिया भी नहीं हो सकता, हाइपर एक्टिविटी तो कहीं हो ही नहीं रही है, राइट? तो इसका क्या हुआ? पैनिक डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता। पैनिक डिसऑर्डर जैसे हमने सारा का देखा था, सारा के जो सिम्टम्स आ रहे थे उसमें से कोई भी सिम्टम नहीं है इसमें, ना इंटेंस फियर है, ना ट्रम्बलिंग है, ना डिजीनेस है, राइट? तो इसका आंसर क्या हुआ? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये सभी सिम्टम्स जो मार्क फेस कर रहा था वो हमारे किसके हैं? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हैं। अब एमा की बात करते हैं। एमा जो है वो 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा वो क्या फेस कर रही है, क्या एक्सपीरियंस कर रही है? मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रही है एंड फील एक्सट्रीमली इफोरिक। अब
एकदम से वो क्या फेस करती है, वो इफोरिक और एनर्जेटिक फेस एक्सपीरियंस करती है, राइट, फॉर अ पीरियड। और उसके बाद वो क्या चली जाती है, डीप सैडनेस के एपिसोड्स में चली जाती है। एक टाइम पे वो इफोरिक फील कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, और एक टाइम पे वो सैडनेस एक्सपीरियंस कर रही है, होपलेसनेस एक्सपीरियंस कर रही है। व्हाट डिसऑर्डर इज एमा मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंसिंग? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें हम दो एपिसोड्स को देख रहे हैं, एक जगह सैडनेस के हैं, एक जगह इफोरिक और एनर्जेटिक है, तो ये वाला नहीं होगा हमारा। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हमारा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी सिम्टम्स हमारा जर्नलाइज एंजाइटी का है ही नहीं। ना इसका स्किज़ोफ्रेनिया होगा, इसका हमारा होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होते हैं, सर्टेन एपिसोड्स आते हैं, एक बार सैडनेस के एपिसोड्स आ रहे हैं और एक बार हाइपर एक्टिविटी के आ रहे हैं। इफोरिक और एनर्जेटिक फील कर रही है वो फॉर अ पीरियड, और दूसरे हाथ में क्या कर रही है वो, डीप सैडनेस और होपलेसनेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। लास्ट वाला ये जो हमारा क्वेश्चन है, डेविड अ 40-year-old मैन, 40-year-old मैन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है इंट्रूसिव थॉट्स एंड अर्जेस टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स लाइक रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग एंड चेकिंग लॉक्स मल्टीपल टाइम्स। अब ये रिपीटेटिव नेचर जो है वो फील कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, बार बार हाथ धोना या फिर बार बार लॉक चेक करना, राइट। तो डिस्पाइट नोइंग दीज बिहेवियर्स आर इरैशनल, उसको पता है कि ये सारे बिहेवियर्स जो है वो इरैशनल है, ही फील्स कंपेल्ड टू डू देम, और वो खुद को ये करने से रोक नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर वो इनको परफॉर्म करता है तो उससे उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। तो डेविड को कौन सा डिसऑर्डर है, बाइपोलर, जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर पैनिक डिसऑर्डर। अब इसका आंसर जो है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना वीडियो छोड़ के जाने से पहले। और बाकी के जो एमसीक्यूज है सारे चैप्टर्स के हम कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।